हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं जिसमें कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में संविधान सभा को देखते हैं कि संविधान सभा के क्या क्या प्रोसेस रहे हैं। तो सबसे पहले जो संविधान सभा का जो प्रयोग किया गया था, संविधान सभा टर्म का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था आपका हेनरी मैन नाम के व्यक्ति द्वारा, जो ब्रिटिश का था। और फिर सबसे पहले जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, जो बनाया गया था, सबसे पहले अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। 1887 में बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे इंडिया में और देखते हैं कि कब कब किस किस तरह से संविधान सभा का मांग उठ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन का मांग किया था। और फिर उसके बाद देखते हैं 1922 में यानी कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा भी संविधान सभा के मांग का गठन के मांग किया गया था, जिसमें कि कहा गया मांग किया गांधी जी के द्वारा कि भारत का संविधान सभा हो, वहाँ यहाँ के भारतीय लोगों के इच्छा के अनुसार ये सभा का गठन हो और इससे वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाए। इस तरह का मांग किया गया। फिर 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन का मांग को दोहराया गया। यानी कि अनेकों कांग्रेस के अधिवेशनों में यह मांग को उठाया जा रहा था अप्रत्यक्ष रूप से। साथ ही फिर 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा फिर संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया था। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा के गठन का मांग को उठाया गया। चूँकि संविधान सभा का गठन का मांग को सबसे पहले कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था भारत, उसके द्वारा स्वीकार किया गया। और 1946 यानी कि यह जो दौर होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर होता है, जिसमें ब्रिटिश जो पूरी तरीके से शिकस्त खा चुके होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं और उन्हें मालूम हो चुका होता है कि अब हम आगे किसी भी देश को रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक जो स्थिति था पूरे विश्व का बहुत ही नाजुक था और उसमें ब्रिटिश पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुके थे। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, जिसने संविधान सभा के गठन के मांग को स्वीकार किया था, उसमें जो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इसका अध्यक्ष था, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि दूसरा सदस्य था, और तीसरा सदस्य A.V. अलेक्जेंडर था। चूँकि ये तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन को ही कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। इसके आने का जो भारत में उद्देश्य था वो 2 उद्देश्य से आए थे भारत। पहला उद्देश्य था संविधान सभा का गठन हो, और दूसरा अंतरिम सरकार का गठन जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है। चलिए दोस्तों, संविधान सभा में जो सीटों की संख्या होगी उसका निर्धारण जो किया गया था वो 389 सीटों की व्यवस्था की गई थी। इसमें उस वक्त जो है भारत में टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में 292 सीट और जो कमिश्नरी हुआ करते थे उस टाइम, अभी जिस तरह से यूटीज़ हुआ करते हैं उस टाइम में कमिश्नरी हुआ करता था। और इस कमिश्नरी को हम लोग याद रख सकते हैं ABCD। A फॉर आपका अजमेर मेवाड़, B फॉर आपका बलूचिस्तान जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि संसाधन के रूप में बहुत ही इनरिच है। और फिर C कुर्ग बोलते हैं जिसको, जो कि कर्नाटका में है। और D फॉर दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी थे। इन 4 कमिश्नरी में 4 सीट और देसी रियासतों के 93 सीटों को साथ लगभग इन तीनों को मिला दिया जाए तो 389 सीटों का बंटवारा किया गया था। और यह सीट जो था प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट का निर्धारण किया गया था। इसमें जो चुनाव होना था संविधान सभा के गठन के लिए, वो सिर्फ 11 ब्रिटिश प्रांतों और कमिश्नरी से ही इलेक्शन होना था। और जो देसी रियासत थे जिसमें 93 मेंबर्स होते, इनका मनोनयन किया जाना था। तो जो 296 सीटों पर, यानी कि 292 प्लस 4 सीट जो कि कमिश्नरी का था, इनको मिला करके 296 सीटों का जो चुनाव हुआ था वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका
चुनाव हुआ था और बाकी का जो 93 मेंबर्स थे आपके देसी रियासत का, उसको मनोनीत कर दिया गया था। जिसमें इस चुनाव में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो थी भारत का जो पॉपुलेशन था वो लगभग 40 करोड़ था। इसी हिसाब से सीटों का बंटवारा जो हुआ था वो 389 हुआ था। इसमें जो चुनाव में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको 208 सीट हासिल होता है। उसमें फिर मुस्लिम लीग को 73 सीट हासिल होता है और अदर्स की अगर बात करें तो निर्दलीय पार्टी को 8 सीट और अन्य जो छोटे छोटे पार्टियां थी उनको 7 सीट मिला करके ये जो अदर्स में 15 सीट हासिल होता है। और इस पूरे को अगर देख लिया जाए तो 296 सीट जिसका चुनाव निर्वाचन हुआ था और 93 सीट तो मनोनीत था। और इसमें अगर हम इसको कम्युनल डिवीज़न में देखें या सांप्रदायिक रूप से अलग अलग करके देखें तो जो 213 सीट थे वो जनरल का था, सामान्य का था, और 79 इसमें मुस्लिमों के लिए बांटा गया था और 4 सिखों के लिए बांटा गया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो संविधान सभा का गठन हो चुका होता है निर्वाचन के द्वारा और मनोनयन के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो आंशिक रूप से निर्वाचित भी था और आंशिक रूप से मनोनीत भी था। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो पहला जो अधिवेशन होता है या जो पहली बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होता है। जब भी हम लोग कोई सभा या बैठक का आयोजन करते हैं तो वहाँ पर एक हेड को चुना जाता है। चूँकि ये पहली बैठक थी तो इसमें चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उस सभा में, तो उसको अस्थायी रूप से चुन लिया जाता है। और इस जो सभा में 211 लोग मौजूद होते हैं। इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा इस सभा का बहिष्कार किया जाता है क्योंकि वो एक अलग राष्ट्र का मांग करते हैं, पाकिस्तान का मांग करते हैं। और साथ ही चूँकि इसको बहुत कम सीटें मिली थी, 73 सीट मिले थे, तो इनको लगा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का इसमें प्रभाव ज़्यादा है और इसमें मुसलमानों का हितों का रक्षा नहीं हो पाएगा, हितों का उपेक्षा किया जाएगा, इसलिए वो इसका बायकॉट कर रहे थे और अलग से मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा का मांग कर रहे थे और एक अलग राष्ट्र का भी मांग कर रहे थे। और इसमें जो देसी रियासत थे वो भी इसमें मौजूद नहीं थे। वो कन्फ्यूजन में थे कि हम संविधान सभा में शामिल हों या हम अलग रहें, तो वो बहुत कन्फ्यूजन में थे, इसलिए वो भी शामिल नहीं हुए थे। इस बैठक में टोटल 211 मेंबर ही शामिल हुए थे। फिर अगला जो आपका अधिवेशन हुआ था या बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य या अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका मृत्यु भी हो जाती है बहुत बीमार होने की वजह से, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन के रूप में चुन लिया जाता है। फिर अगला सेशन होता है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आगे चल करके यही प्रस्तावना बन जाता है संविधान का, या फिर यूँ कहें ये उद्देशिका बन जाता है। यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है सभा में, लेकिन इसको पारित होने में 22 जनवरी 1947, यूँ कहें कि आपको लगभग 1 महीना का टाइम लगता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि इसमें जो मुस्लिम लीग शामिल नहीं थे इस सभा में और जो देसी रियासत शामिल नहीं थे, तो हम ये चंद लोग इसको हम लोग पारित नहीं करेंगे, हमको उसका भी समर्थन लेना जरूरी है, इसलिए इसको पारित करने में 22 जनवरी 1947 तक का समय लग गया। फिर अगला जो आपका एक योजना आता है माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को आता है। और इसमें एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे भारत के संविधान निर्माता के जो फादर के नाम से जाने जाते हैं, भारत के संविधान के जननी या जनक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इवन उसको मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं के.वी. राव एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने इसको मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, क्योंकि यही बहुत अहम या महत्वपूर्ण आदमी थे हमारे इस संविधान को बनाने में।
तो हुआ क्या था कि सबसे पहले जब संविधान सभा का गठन के लिए जो चुनाव हो रहा था तो B.R. अम्बेडकर पहले मुंबई से लड़े थे। तो वहाँ से चुनाव हारने के बाद वो फिर पूर्वी बंगाल से, जो कि आज बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ से चुनाव लड़ा और मुस्लिम लीग की सहायता से चुनकर आए थे। और इस माउंटबेटन योजना के तहत भारत का बंटवारा हो जाता है 2 हिस्सों में। बंटवारा को स्वीकार कर लिया जाता है। तो जैसे ही स्वीकार किया जाता है तो जो B.R. अम्बेडकर का जो पद था वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, उसको त्याग देना पड़ जाता है। वो फिर संविधान सभा के सदस्यता उसके ख़त्म हो जाती है। तो फिर यहाँ पे एक क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, यहाँ पे B.N. राव जो कि हमारे संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, वो एक सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि संविधान सभा के चेयरपर्सन थे, उनको सजेस्ट किया कि B.R. अम्बेडकर को किसी भी हाल में संविधान सभा का मेंबर बनाना है तो आप किसी भी हाल में उसको मेंबर बनाइए। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर बम्बई के जो एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम, जो वहाँ के शासक हुआ करते थे या फिर जो नरेश हुआ करते थे, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बम्बई का उस वक्त जो प्रधानमंत्री था वो B.G. खेर था। B.G. खेर से कह कर के जो पुणे का सीट पर M.R. जयकर नाम का एक जो सदस्य चुना हुआ था, उससे इस्तीफा लेकर के B.R. अम्बेडकर को वहाँ पर चुनाव जिता करके फिर से वापस संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता है। और फिर उसके बाद जो एक्ट आता है उसे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। हम लोग चूँकि इस संविधान सभा के जो काम था उसको हमें क्रमिक रूप से देख रहे हैं, इसलिए जो भी चीज़ जिस ऑर्डर में आया उसको हम साथ में अरेंज करने की कोशिश किए हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है। इसमें 3 मुख्य चेंजेस किए गए थे, जिसमें सबसे पहला जो संविधान सभा होगा वह संप्रभु होगा, यानी कि उस पर किसी भी बाहरी लोगों का इंटरफेयर नहीं होगा। किसी भी कानून को, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी कानून लागू किया गया था इंडिया में, वो किसी भी कानून को समाप्त कर सकता था या फिर उसको बदल सकता था, ऐसा अधिकार दिया गया। साथ ही संविधान सभा को एक विधायिका के रूप में, एक संसद के रूप में भी मान्यता दी गई, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था कि संविधान सभा के रूप में जब संविधान सभा काम कर रही होगी तो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्षता करेंगे, और जब संसद के रूप में संविधान सभा काम करेंगे तो उसके लिए जो अध्यक्षता करेंगे वो J.B. मावलंकर के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। और यह जो प्रोसेस था संविधान सभा का और संसद का, यह लगभग आपका जो है 26 नवंबर 1949 तक इस तरह का प्रोसेस साथ चलता रहता है। लेकिन इसमें जो बैठक हो रही थी संविधान सभा का और संसद का, वो अलग अलग दिन हुआ करता था। उसके बाद इस एक्ट के तहत मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा से अलग हो गए थे, और हमारे जो सीटों का बंटवारा किया गया था, फिक्स किया गया था संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के द्वारा, जो कि 389 था, वो बाद में मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद वो 299 में आकर के रुक गई थी। उसके बाद आते हैं 26 नवंबर 1949 का दिन। इस दिन को हम लोग विधि दिवस के रूप में जानते हैं, और इस दिन को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो इस दिन तक जो हमारा संविधान था वो कंप्लीट पूरी तरीके से लागू होने के लिए तैयार हो चुका था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का मेहनत के बाद यह पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। और इस दिन को आंशिक रूप से यूँ कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। सिर्फ 15 आर्टिकल्स जो कि नागरिकता से रिलेटेड था और प्रेसिडेंट से रिलेटेड था और निर्वाचन से रिलेटेड था। इन 15 आर्टिकल्स को यूँ कहते हैं 15+1, यानी कि 15 आर्टिकल को 16वां आर्टिकल में दर्शाया गया था कि इन आर्टिकल को इस दिन लागू किया जाता है। इन 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि
इस संविधान सभा का टोटल जो है 11 बैठकें अधिवेशन हुआ था, जिसमें 166 बैठक हुई थी। यहाँ पर +1 लिखने का मतलब ये है कि जो इसका अंतिम बैठक हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था, और उसको भी हमारा काउंट कर लेते हैं तो टोटल 12 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई थी। इस संविधान सभा में टोटल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 प्रमुख थे। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हिंदी दिवस जो हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 जो कि संविधान सभा का अंतिम बैठक था, इसमें संविधान को अंतिम रूप में हस्ताक्षर करके 284 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित करके उसको अपना लिया गया था। उस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था, जो कि सबसे पहले राष्ट्रगान को 1911 ईस्वी में आपका कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत के तौर पर। फिर इस राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया था तो उसका शीर्षक था अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 के अंतिम संविधान सभा के बैठक में ही अपनाया गया था, और इसको राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और यह जो राष्ट्रीय गीत है इसको आनंद मठ जो कि जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उससे लिया गया था। साथ ही इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया गया था, या फिर आप मान लें कि चुना गया था। और अगर आगे देखें तो कानूनी सलाहकार BN राव था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर था। चूँकि प्रारूप तैयार करने का काम BN राव के द्वारा किया गया था, और इस समिति और इस पर बहस करने के लिए एक समिति बनाई गई थी 7 सदस्यों की, जिसका अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारूप किसने तैयार किया, तो आप इसका BR अम्बेडकर जवाब नहीं दीजिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि वो BR अम्बेडकर को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था जिस पर कि इसका डिस्कशन होना था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था, वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान 393 में संविधान का नामकरण किया गया। और इस तरह देखते हैं कि जो मूल संविधान बना था, हमारा मूल संविधान जब बनकर तैयार हो गया था, उस वक्त 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थी। 475 से, और मौजूदा अगर हम बात करें, अभी जो प्रेजेंट अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हमारे आर्टिकल में हमारे संविधान में 475 से भी अधिक आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। और चलिए दोस्तों, इस संविधान जब बन के तैयार हो गया तो इसको लिखना भी था। तो इसको लिखने के लिए जो जिसने लिखा था, जो कैलीग्राफर था, उसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजदा। यानी कि इस संविधान को हैंड राइटिंग में, यानी कि हैंड राइटिंग जो आप लिखते हैं हाथ से, इनको जो लिखा था अपने हाथों से, वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इसके बॉर्डर पर, यानी कि जो संविधान लिखा गया था उसके जो बॉर्डर पर जो डिज़ाइनिंग किया गया था, जो सजाया गया था, वो नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने बड़े मज़े के साथ इस संविधान का पूरा रूप को देखा। एक बार इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं जल्दी। सबसे पहले 1895 द्वारा बीजी तिलक के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन का मांग उठाया जाता है। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा कि भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान सभा का गठन हो। 1924 द्वारा स्वराज पार्टी के द्वारा उठाया जाता है। 1934 में MN रॉय के द्वारा उठाया जाता है। 1935 ईस्वी में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यह मांग उठाया जाता है, जिसको इससे पहले अगस्त प्रस्ताव के नाम से उसको स्वीकार किया गया था। फिर कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में इसको आता है, वो स्वीकार कर लेता है। इसमें
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रेप्स, एवी अलेक्जेंडर इसके मेंबर्स हुआ करते थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसका आने का 2 उद्देश्य था, भारत में संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा में 389 सीटों की व्यवस्था की गई थी। 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 292 सीट और कमिश्नरी से यानी कि जो अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से 4 सीट इनका चुनाव होना था। इसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना था और जो देशी रियासत के 93 मेंबर्स थे उसको मनोनीत किया जाना था। और इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीट मिलता है। इस प्रकार 296 सीट का चुनाव हो जाता है। इसमें जो एससी थे उसको 26 सीटें मिली थी, एसटी को 33 सीट और जो फीमेल कैंडिडेट थे उनको 15 सीटें मिली थी। अगर हम इसको सांप्रदायिक रूप से देखें या फिर सांप्रदायिकता के रूप में देखें तो जनरल को 213, मुस्लिम को 79 और 4 सीट सिखों को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन होता है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिसमें 211 मेंबर मौजूद होते हैं और मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है। देशी रियासत भी अनुपस्थित रहते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा अलग राष्ट्र की मांग भी उठाई जाती है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आता है जिसके द्वारा भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया जाता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा संविधान सभा को पावर दिया जाता है कि वो किसी भी कानून को बदल सकता है या समाप्त कर सकता है। संविधान सभा को विधायिका के रूप में भी मान्यता मिलती है इसी में। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्ष होते हैं और जब संसद के रूप में कार्य करते हैं तो जीबी मावलंकर इसके अध्यक्ष होते हैं और यह प्रोसेस 26 नवंबर तक चलता रहता है। और फिर मुस्लिम लीग अलग हो जाते हैं और जो सीटों का बंटवारा था 389 वो घट करके 299 में आ जाती है। और 26 नवंबर 1949 को वह दिन होता है जिसमें हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस दिन को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का अथक प्रयास के साथ हमारा संविधान तैयार हो जाता है। उस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है जिसमें से नागरिकता, निर्वाचन और राष्ट्रपति से संबंधित 15 आर्टिकल को लागू किया जाता है। संविधान सभा में टोटल 22 समितियां बनाई गई थी जिसमें से 8 प्रमुख थे और इसमें टोटल 11 अधिवेशन हुए थे और 166 बैठकें हुई थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया जाता है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा अपना लिया जाता है। 24 जनवरी 1950 जो कि अंतिम बैठक होता है उस दिन राष्ट्रगान को अपना लिया जाता है, राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मान लिया जाता है। कानूनी सलाहकार के रूप में BN राव, प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर, संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आर्टिकल 393 में संविधान सभा का नामकरण किया गया है। हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी और अभी मौजूद में 475 से भी अधिक आर्टिकल्स हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। और हमारे संविधान को लिखने वाला अपने हैंड राइटिंग में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और नंदलाल बोस ने उसके जो बॉर्डर पे जो डिजाइनिंग किया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। चलो दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल BPSC क्रैकर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।